अब मैं मेजर जनरल सुमित मेहता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे हम सबको संबोधित करें। सब जय हिंद। सभी उपस्थित मीडिया के मित्रों तथा कॉन्टिंजेंट कमांडर्स कुछ मौजूद हैं, कुछ आने वाले हैं, उन सब नववर्ष की शुभकामनाएं। आज इस मौके पर हम एकत्रित हुए हैं जो 76 गणतंत्र दिवस जो आने वाले 26 जनवरी को मनाया जाएगा उसकी ओर हम सारे अग्रसर हैं। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जो राष्ट्र पर्व मनाया जाएगा उसके तहत एक भव्य परेड कर्तव्य पथ पर आप देखेंगे जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। परेड रायसीना हिल, विजय चौक से होता हुआ कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग और फिर लाहौरी गेट से एंटर करते हुए रेड फोर्ट तक जाएगा। परेड सुबह 10:30 बजे से तकरीबन 12:05 तक संचालन किया जाएगा। भारत की राष्ट्रपति ऑनरेबल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सलामी ग्रहण करेंगी और इस परेड के चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ऑनरेबल श्री प्रबोवो सुबियांतो होंगे। परेड से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के वो सैनिक जो वीरगति को प्राप्त हुए उनको नेशनल वॉर मेमोरियल पर देश की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जो आप परेड देखेंगे वो सैन्य कौशल, सामरिक परंपरा, द मिलिट्री प्रोवेस एंड द मार्शल ट्रेडिशंस के साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक भव्य प्रदर्शन होगा, द कल्चरल हेरिटेज। इस साल के परेड को लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार विशिष्ट सेवा मेडल लीड करेंगे और मैं उसका सेकंड इन कमांड हूँगा। परेड के मुख्य आकर्षण इंडोनेशिया से आया हुआ मार्चिंग दस्ता और उनका बैंड, हॉर्स माउंटेड कंटिंजेंट, मैकेनाइज्ड कॉन्टिंजेंट्स और मार्चिंग दस्ते और उसके बाद टैबलूज और कल्चरल परफॉर्मेंस होगा। परेड 300 मेंबर के आह्वान कॉन्टिंजेंट से लीड किया जाएगा। उसके बाद एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स, राष्ट्र का झंडा, तीनों सर्विसेज का झंडा लेकर सभी उपस्थित जनों के ऊपर फूल बरसाते हुए निकलेंगे और फिर आप परेड कमांडर और उनके पीछे सारे कॉन्टिंजेंट्स को देखोगे। इस साल परेड पर 3 योद्धा मौजूद होंगे, 2 परमवीर चक्र, सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, जो अगर आपको याद हो कारगिल के युद्ध के वक्त 19 साल के उम्र में सबसे यंगेस्ट परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं। दूसरा सूबेदार मेजर संजय कुमार, वो भी कारगिल युद्ध मुश्को वैली में .4875 के ऊपर जो ऑपरेशन था उसके लिए जिनको मिला था। और तीसरे अशोक चक्र अवॉर्डी लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, 1968 में
नागालैंड में ऑपरेशंस के तहत जिनको अवार्ड किया गया था। ये तीनों परेड पर परेड कमांडर के पीछे विराजमान होंगे। इंडोनेशियन कंटिंजेंट का दो हिस्सा है, एक उनके बैंड का जो कि उनके ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के कैडेट्स हैं, और फिर उनके मार्चिंग दस्ते का जो सर्विंग सोल्जर्स हैं। जो आर्मी का परेड है वो माउंटेड हॉर्स माउंटेड 61st कैवलरी लीड करेगा। उसके पीछे मैकेनाइज्ड कॉलम होंगे जिनमें आर्मर्ड कोर के T-90 टैंक, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री से BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम होंगे। इन्फेंट्री के स्पेशलाइज्ड मोबिलिटी व्हीकल्स का एक दस्ता होगा जिनमें रिसेंटली इंट्रोड्यूस आत्मनिर्भर भारत का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वो सारी गाड़ियां निकलेंगी। उनके बाद आर्टिलरी के ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका व ग्रैड अग्निबाण रॉकेट लॉन्चर सिस्टम होंगे। और फिर पहली बार राजपथ कर्तव्य पथ पर दर्शाए जाएंगे बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम जो कि हाई ऑल्टीट्यूड और डेजर्ट दोनों के लिए बनाए गए हैं, वो होंगे। और आकाश मिसाइल सिस्टम। जो मार्चिंग दस्ते हैं वो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, जाट रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, महार रेजिमेंट, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स और द कोर ऑफ सिग्नल्स, इन सभी के मार्चिंग दस्ते होंगे। जो कोर ऑफ सिग्नल्स के मार्चिंग दस्ता है उसको एक वुमेन ऑफिसर कमांड कर रही हैं। इनके पीछे इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और फिर CAPF एंड ऑक्सिलरी फोर्स जिनमें असम राइफल्स, CRPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस और BSF के कैमल माउंटेड कंटिंजेंट और बैंड होगा। इस बार के परेड में जो PRO साहब ने बताया, ट्राई सर्विसेज टैब्लू, इंडियन आर्मी वेटरन्स का टैब्लू और एक DRDO का टैब्लू भी होगा। जो मार्चिंग दस्ते हैं उनमें NCC नेशनल सर्विस स्कीम के छात्र भी अपना प्रदर्शन करेंगे और इन सब के तहत ब्रास और पाइप एंड ड्रम बैंड्स होंगे। जो कल्चरल पैजेंट है उसमें 26 टैब्लूज हैं, 16 जो स्टेट्स को दर्शाते हैं और 10 जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के टैब्लूज होंगे। परेड में एक कल्चरल परफॉर्मेंस किया जाएगा जो 5000 परफॉर्मर्स परफॉर्म करेंगे। इस बार एक नया नज़ारा होगा जिसमें कि ये सारे कल्चरल परफॉर्मर्स जो सांस्कृतिक प्रोग्राम करेंगे वो पूरे कर्तव्य पथ पर होगा। कल्चरल परफॉर्मेंस के बाद आप मोटरसाइकिल के ऊपर करतब डेयर डेविल्स को देखेंगे जो कि कोर ऑफ सिग्नल्स के हैं। और लास्ट में इंडियन एयरफोर्स की फ्लाई पास जिसमें 40 हवाई जहाज़ एयरफोर्स के, ट्रांसपोर्ट फाइटर्स सम्मिलित और 3 इंडियन कोस्ट गार्ड के होंगे। जो परेड
जो परेड समापन है वो राष्ट्रगान से होगा। आज आपके बीच में कॉन्टिंजेंट कमांडर्स होंगे जिनसे आप इसके बाद मिल सकते हो। उनमें से कुछ कॉन्टिंजेंट कमांडर्स हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जनरल एडवोकेसी अवार्ड मिला हुआ है, जो अगर आपको ख्याल हो सेक्रेटरी जनरल साहब ने प्रेजेंट किया था। कुछ ऐसे और कंटिंजेंट कमांडर्स हैं जिन्होंने एडवेंचर स्पोर्ट्स, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी में नाम कमाया है, इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स में प्रोफिशिएंट है। आप उनसे जब मिलोगे तो वो आपको अपने बारे बताएंगे। छब्बीस जनवरी के परेड के बाद 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होगा, जो विजय चौक पर होता है। ये परेड शाम 5:15 से शुरू होगा और रिट्रीट साउंड होने पर समापन होगा उसका। इसके तहत इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और CAPF की बैंड्स अपना प्रदर्शन करेंगे, जिनमें तकरीबन 29 ट्यून्स बजाए जाएंगे और वो डिफरेंट फॉर्मेशंस का आकार लेकर मार्च करेंगे। मैं PRO आर्मी और आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने समय निकालकर यहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं, और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। अगर आपका कुछ प्रश्न है तो वो आप बता सकते हैं। Thank you very much, sir, for a very clear and a detailed brief. Now, I would request Air Commodore Manish Agarwal from Headquarter IDS to brief us with respect to the Tri-Services tablet. Sir. Jai Hind, media personnel, ladies and gentlemen. I am Air Commodore Manish Agarwal from the Headquarter IDS, and I shall now brief you regarding the first ever Tri-Services tableau which will be presented on the Kartavya Path on the Republic Day 2025. Year 2025 has been declared as the year of defense reforms by the Ministry of Defense. Jointness and integrations, यानी कि संयुक्तिकरण और एकीकरण, is the core of the mandate allocated to the Department of Military Affairs by the Government of India. These are identified as key building blocks towards maximizing combat potential of the armed forces in both contemporary and future conflicts. Headquarters Integrated Defense Staff has taken focused action towards tri-service synergy under 8 verticals to steer the reforms in the right direction. This synergy is being highlighted in the Republic Day Parade 2025, which will be witnessing a tri-services tableau for the first time ever, displaying the spirit of jointness and integration with the theme Shashakt Evam Surakshit Bharat. The tableau showcases the conceptual outlook for jointness and integration in the Indian Armed Forces, ensuring national security and operational excellence. The tableau depicts a joint operations room, facilitating networking and communication between the armed forces, a battlefield scenario displaying synchronized operations in land, air and water with indigenously built Arjun main battle tank, Tejas Mark II fighter aircraft, advanced light helicopter Dhruv, destroyer INS Vishakhapatnam, along with a remotely piloted aircraft, depicts the tri-services synergy in multi-domain operations. The indigenously developed platforms exemplifies India's self-reliance in the defense technology under the Atmanirbhar Bharat. This evolution towards jointness and integration, driven
by the synergy between the three services will significantly enhance the country's military capabilities by fostering a culture of shared responsibility and unified action in defending the nation's interests. To supplement this, I must also share with you the vision document will be promulgated by the headquarter IDS somewhere middle of this year, which will be Vision 2047. And also, for your convenience, we have placed a 3D running model just behind you in the corridor, which you can witness. And in case you have any questions on the tableau, those can be answered there itself. Jai Hind, and thank you very much. Thank you very much, sir, for a clear and a concise brief on the tri-services established. अब हम आपके किसी भी क्वेश्चन को लेने के लिए तैयार हैं. अगर किसी के पास कोई क्वेरी है तो अपना हाथ उठा के और जब नॉमिनेट हो तो हो सकता है. माइक दे देंगे जरा. somebody carrying the mic? Manish, please raise your hand so that this individual can see. Yes. सर गुड आफ्टरनून. मैं मनीष हूँ इंडिया टीवी से. सर मैं मनीष हूँ इंडिया टीवी से. गुड आफ्टरनून सर. सर इस बार कर्तव्य पथ पर एक जितने भी इक्विपमेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं उन सबके नाम इस बार बहुत ही सिग्निफाई करते हैं. जैसे संजय, एरावत, बजरंग, कृपांतर, उसके अलावा जो है नंदी घोष. तो ये क्या सिग्निफाई करता है और क्या नाम, जैसे अग्निबाण भी BM-21 गार्ड अब इस बार ये है, या QRF भी जो लेबनान जा रहा है उसका नाम चेंज है. तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या इसके पीछे की मंशा क्या है और क्या इस पे आप समझते हैं? जो ये आप जिन सबों का नाम मेंशन किया, अगर आप देखेंगे संजय वो बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम के ऊपर रखा गया है, तो उसका कनेक्शन आप बना सकते हैं. जितने स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स जो कि आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाए गए हैं, उनका जो नाम आपने पहले देखा होगा वो उसकी काबिलियत को दर्शाता था. ऑल टेरेन व्हीकल, स्पेशलाइज्ड मोबिलिटी व्हीकल एक्सेट्रा. अभी उनको हमने उनका नामांकरण किया है जो अभी तक नामांकन नहीं हुआ था. तो जो नाम जब उनका डाला गया तो देखा गया कि किस प्रकार से उनका रोल और हमारे अपने सांस्कृतिक और हमारा जो हेरिटेज है उसमें क्या ऐसा चीज़ है जो उसको अच्छा डिपिक्ट कर सकता है. तो अगर आप देखेंगे उसमें एक इक्विपमेंट है जिसका नाम है चेतक और वो मोबिलिटी व्हीकल है, तो उनका समावेश है. तो उस नज़रिए से इनको किया गया है. थैंक यू. हाँ जी, आप. I Harish Upadhyay from Reader's Messenger. So I have a set of questions. Whether CISF is participating in this parade. Second is that our IPKF have been deployed in any country. If yes, in which country? If you see the CAPFs which are taking part, CISF this time is not part of it. CRPF is part of it, right? The second question अलग से जब मिलते हैं आप पूछिए, क्योंकि वो क्लियर नहीं है आप क्या पूछना चाह रहे हैं. IPKF अपनी पीस कीपिंग फोर्स है, वो किसी देश में डिप्लॉय है क्या इस समय? अच्छा, पीस कीपिंग फोर्स. यस. हाँ, डिप्लॉयड हैं. वो आप अलग से आप पूछिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ और लोगों का भी प्रश्न लेंगे जो 26 जनवरी के परेड से रिलेटेड है. थैंक यू. एक्चुअली आप शायद UN में जो दस्ते डिप्लॉयड हैं उनके बारे में बोलना चाह रहे हैं, जिनको IPKF हम नहीं बोलते हैं. दे आर द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस. पूनम, कृपया माइक दीजिए. आफ्टर दिस. सर, मैं पूनम पांडे हूँ नवभारत टाइम्स से.
आपने बताया कि परेड की शुरुआत 300 मेंबर के एक दस्ते से होगी, तो वो क्या होगा? जैसे लास्ट टाइम था कि वो सांस्कृतिक दस्ता था, शंख और सारे इंडियन वाद्य यंत्र साथ में थे, तो इस बार क्या नया है, वो क्या कैरी करेंगे? और दूसरा सर, आपने बोला कि एक नज़ारा जो कर्तव्य पथ पे अलग दिखेगा, कि सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे कर्तव्य पथ पे होंगे, तो ये किस तरीके से अलग है पिछली बार से? जो शुरू का दस्ता है उसको अगर आप ध्यान दें तो मैंने बोला था वो आह्वान है। वो वही कार्रवाई कर रहा है जो लास्ट टाइम आपने देखा था, जिसमें नगाड़े हैं और जिसमें और अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जो नंबर्स है उनका, उसमें वृद्धि है। तो इस बार उसका जो इफ़ेक्ट है वो आप और अच्छा देखेंगे। जो दूसरा प्रश्न आपने किया है 5000 सांस्कृतिक कलाकारों का, अभी तक ज़्यादातर आप देखते थे कि जो कल्चरल परफॉर्मर्स हैं वो कर्तव्य पथ पर चलते हुए आते थे, और जहाँ पर प्रेसिडेंशियल बॉक्स है, जहाँ पे राष्ट्रपति जी विराजमान हैं बाकी डिग्निटरीज़ के साथ, उसके सामने जाकर वो परफॉर्म करते थे और फिर चलते हुए आगे की ओर निकल जाते थे। तो ये समझा गया कि जो बाकी के लोग मौजूद हैं उनको ये कल्चरल परफॉर्मेंस का नज़ारा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये पूरा कर्तव्य पथ के ऊपर फैलकर सबके सामने आप देखोगे। वो सारा जो कार्रवाई है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोरियोग्राफी है, वो एक होगा। हाँ सर, आप पूछिए। Sir, Kunal Dutt here from PTI. I have two small questions. One is if you could just list the number of platforms and the contingents which are going to participate for the very first time in the Republic Day Parade. And while Indonesian President have before been guests of the chief guest, but the contingent, the marching contingent and the band contingent, is this the first time an Indonesian marching contingent and band is taking part in the Republic Day Parade, sir? Thank you. Okay. Of the things that you will see for the first time, of the mechanized columns के ऊपर जो हैं, one is the battlefield surveillance system. It is coming for the first time. The second would be the DRDO tableau, which is depicting Pralay, which is a short-range ballistic missile. These two are the ones which you will see for the first time. The second part is related to the Indonesian president. They are the chief guest. This is the fourth time we have the Indonesian president coming to us as the chief guest. If you look into history, the Indonesian president was the first invitee in 1950 on the first parade. With respect to the contingent which is marching, yeah. So contingent, most likely it is the first time because we recently started this practice in which we are calling the contingent of the chief guest. Sir, I'm Pradeep Kumar. नमस्कार। बॉर्डर एरिया पे ड्रोन का एक्टिविटीज़ बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। प्रदीप कुमार जी, आप शायद जो मैंने इनिशियल ब्रीफ किया था उसमें आप लेट आए। नहीं, मैं आ रहा हूँ 26 जनवरी में यही। तो सर सीधा 26 जनवरी की बात मैं पूछ रहा हूँ। तो वो जो 26 जनवरी में जो आपने सैटेलाइट व्हीकल मोबिलिटी का जो यूज़ हो रहा है, उसमें ड्रोन को मतलब क्या वो किया जा सकता है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है? ड्रोन मतलब नेबरिंग कंट्री से ड्रोन आ रहा है, उसका कैसे मतलब टैकलिंग किया है? ये जो इक्विपमेंट मैकेनाइज्ड कॉलम में है उसमें एंटी ड्रोन सिस्टम अभी हमने यहाँ पे नहीं लाया है इस साल। हाँ, जो बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है वो कुछ और कार्रवाई करता है। मैम आप पूछिए। Good afternoon, sir. This is Parvinder Sandhu from the Statesman. My question is that, over the years, the contingent of the army is reducing with each passing year. And this year too, we did not see Para-SF or any other, like Corps of Service or Ordnance Corps and all. So is it a deliberate decision to reduce the number of contingents from the army? If you go into historical parades, you will see that the parade used to be there for over an hour and a half.
So couple of years back, it was a conscious decision was taken to have it in a manner that the parade is very concise. So the contingents of the army therefore had to reduce, and similarly for all other contingents जो marching दस्ते थे उनका रिडक्शन हुआ. दूसरा जो मार्चिंग दस्ते हैं उनका हम एक यू कुड कॉल इट अ रोटेशन मेंटेन करते हैं ताकि सभी रेजिमेंट्स को मौका मिले. तो जो आप पैरा एसएफ कह रही हैं वो भी एक दस्ता है, वो उसका भी टर्न आएगा तो वो भी आएगा. सो दैट इज़ हाउ इट इज़ डन टू फिट इनटू 1 hour 95 minutes ऑफ एक्टिविटी. जो परेड का जो टाइमिंग मैंने आपको बताया, तो उसमें मार्चिंग दस्ते, उसमें मैकेनाइज्ड कॉलम, उसमें टैब्लूज एंड ऑल्सो सर्टन कल्चरल परफॉर्मेंस. सो इट इज़ अ मिलियू which actually depicts your military prowess, the martial traditions, your cultural heritage, so that it gives a holistic picture of the nation. That is the sense with which the parade is now being brought forward for the country. Sir, I'm Pranav. I think we will take only 2 questions. Thereafter we may interact so that we have time for informal interaction. Yes, please. Sir, I'm Pranav Prakhar from Vision Television. In the flying past, जो होना है उसमें कौन-कौन से एयरक्राफ्ट हैं? If you can give a little detail on that, please. So, what I will urge you is just visit the site of the Air Force. They've given it out, right? There are, I can broadly tell you, there are fixed-wing aircrafts of transport. So you have C-130 Hercules, you have C-295, you have C-17. You also have P-8Is. You have fighter aircrafts as in MiG-29s, Sukhois, Rafale. You have Dorniers from the Coast Guard. Initially, the parade is led by, has a fly past of Mi-17s which are carrying the flags. So these are the things. Overall, as I mentioned, there are 40 aircraft from the Air Force and there are 3 from the Coast Guard. सर शैलेश फ्रॉम नेशनल डिफेंस. सर ये सर आपने नामों को लेकर सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताया, उनका महत्व बताया, पर मैं देख रहा था कुछ वेपन सिस्टम्स के कलर्स बहुत अलग हैं इस बार. वाइट हैं, कुछ अर्दन कलर्स हैं, बाकी जो ग्रीन मिलिट्री कलर्स होते हैं. तो इसके पीछे भी कोई सोच है, कोई महत्व है सर? सो जो इक्विपमेंट आपके सामने से जाता है वो उसका जो कलर है, जो कॉम्बैट, जो कैमोफ्लाज पैटर्न उसके ऊपर पेंट किया जाता है, वो उस इलाके को दर्शाता है जहाँ से वो इक्विपमेंट आया है. सो अगर वो पूरा ब्राउन है तो वो डेजर्ट से आया होगा. अगर वो कैमोफ्लाज पैटर्न में हरियाली है, ग्रीन एंड वाइट है या ब्राउन्स भी हैं, तो वो अलग अलग इलाके का है. तो वो बेसिकली वो डिपिक्ट करता है. उसके अलावा उनको प्रिपेयर करके देश के सामने लाने के लिए, उनको प्रदर्शन करने के लिए, उनका रख रखाव सब मेंटेन कर फिर हम सामने लेके आते हैं. हाँ मेहता जी. या मैं DK चौहान, प्रथम खबर असम से. मेरा सवाल ये है कि नॉर्थ ईस्ट का इस बार जो टैब्लो है वो कितना नॉर्थ ईस्ट का है? दूसरा जो 5000 जो आप लोग का उसमें जो विशेष जो परफॉर्म करेंगे उसमें नॉर्थ ईस्ट का एक विशेष समुदाय को इस बार जोड़ा गया है, वो है खामती समुदाय अरुणाचल प्रदेश से. और भी नॉर्थ ईस्ट में किस में ऐसा यह है क्या, प्लीज़ बताएं. ओके. सो कॉन्टिजेंट्स में नॉर्थ ईस्ट में से त्रिपुरा का कॉन्टिजेंट है, और जो वो 5000 जिसके अंदर आप कह रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सभी स्टेट्स के कल्चरल डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके वहाँ से सभी लोगों को इकट्ठा करके फिर उनको कोरियोग्राफ किया है. जो डिटेल्स आप चाह रहे हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू इफ़ यू कुड रीच आउट टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर यू. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड अटेंडेंस. अभी आप इसको ख़त्म होने के पश्चात कंटिजेंट कमांडर्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं.
they would be at your back and right. Again, on behalf of the GOC Delhi area and Chief of Staff Delhi area, we thank you all for attending this press brief on the Republic Day Parade 2025. Thank you.